में जानी एमबी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। एमबी केयर में आज से हर सप्ताह हम चिकित्सा सेवा से जुड़े किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे। आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर नीरज जैन से। प्रस्तुत है डॉक्टर नीरज जैन से हमारे रिपोर्टर द्वारा की गई बातचीत के संपादित अंश। पेट यानी यदि पूरी बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे मुख से शुरू होकर और मलद्वार तक जाता है, ये एक लंबी ट्यूबिंग है। ये कभी 25-30 फीट लंबी ट्यूब होती है जिससे जुड़ी हुई पाचन संबंधी और भी अंग होते हैं, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। और एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसको समझ पाना वाकई बहुत मुश्किल है। ये नाजुक भी है, ये मजबूत भी है। और हमारी इस भागदौड़ भरी लाइफ में हम पेट को बहुत नज़रअंदाज करके चलते हैं और इसीलिए हम पेट की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। छोटा सा उदाहरण कि हम किसी के घर गए और उसने हमें जूस पिलाया, चाय पिलाई, बिस्किट्स खिलाए। हम ये नहीं देखते दिन का कौन सा समय है, हमारे लिए इस समय खाना था, ज़रूरी था या नहीं था, पर हम शर्मा शर्मी में या लोक दिखावे में या शिष्टाचार में वो सब खा लेते हैं। इस समय हमारा भोजन का समय नहीं है, पर हमने फिर भी खा लिया। अब हम घर जाएंगे, अपना जो भोजन का समय उस पर फिर भोजन कर लेंगे, रात बिरात कुछ और खा लेंगे। मतलब हम अपने पेट को दिन में कम से कम 10-12 बार उसको फीड करते हैं। चाय नाश्ता दिन में एक बार और, फिर लंच, फिर दोपहर की चाय नाश्ता, फिर डिनर, फिर पोस्ट डिनर कुछ और। इस तरह से हम हर 1.5-2 घंटे में पेट में कुछ ना कुछ सप्लाई करते रहते हैं। हर अंग की काम करने की एक प्रणाली है, सीमा है। हम जितना पेट को तंग करते हैं, अल्टीमेटली पेट हमें तंग करता है। तो इसके अंदर जो सबसे मूल मंत्र ये कि अपना शेड्यूल्ड, अपना समय पर खाना खाएं या जो भी स्नैक्स खाएं, प्रॉपर खाना खाएं और एक बराबर इंटरवल दें कि जो पिछला खाना खाया है उसका पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाए, तब हम कोई दूसरी चीज़ लें। इस तरह से हम पेट को अपने सताएंगे नहीं तो पेट भी हमें नहीं सताएगा। बहुत नटशेल में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये गर्मी का सीज़न स्टार्ट होते ही प्यास लगती है और हम लोग पानी और पेय पदार्थों की तरफ जाते हैं। हम बाज़ारों में होते हैं, ट्रेन्स में होते हैं, पार्क्स में होते हैं, सिनेमा हॉल्स में होते हैं, मॉल्स में होते हैं। हमें प्यास लग रही होती है, फिर ऐसी इच्छा होती है जो मिल जाए वो पी कर के प्यास तो बुझाए। यहाँ से शुरू होता है बीमारी शरीर में प्रवेश होने का सिलसिला। दूसरी बात, इस समय पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है और पानी प्रदूषित होता है। सारे पेय पदार्थ भी प्रदूषित हो जाते हैं। खाने में मिलावट, खाने में प्रदूषण भी इस समय मैक्सिमम होता है। गर्मी के दिनों में लोग अक्सर शाम को घर से बाहर निकलते हैं, सैर सपाटे पे जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, घूमने जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ न कुछ पीने की आवश्यकता पड़ती है। जगह जगह सड़क के किनारे नींबू का पानी मिल रहा होता है, जूसेस मिल रहे होते हैं, पानी पूरी मिल रही होती है। यहाँ जा कर के कंटेमिनेशन शुरू हो जाता है। सो ध्यान रखने वाली बात यह है, कितनी भी गर्मी हो, हमें कितनी भी प्यास लग रही हो, जब तक हमें सुरक्षित पानी या पेय पदार्थ नहीं मिलता, हमें बिना उसके काम चला लेना चाहिए या अपने साथ घर से पानी स्वच्छ बॉटल में कैरी करके चलना चाहिए। इसी दौरान हमें अपने ओवरहेड, अंडरग्राउंड टैंक्स क्लीन कराने चाहिए। हमारे जो एक्वा सिस्टम है, आरओ सिस्टम है, उनको बाकायदा क्लीन कराना चाहिए और कम से कम इस सीज़न में 2 बार इनकी क्लीनिंग करानी चाहिए। हैंड वॉश हमेशा की तरह 12 महीना प्रॉपर हैंड वॉश रखना चाहिए। फल इन दिनों ज़्यादा खाए जाते हैं और फलों में कंटेमिनेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओवर राइपेंड फ्रूट जो ज़्यादा पक गए हैं वो भी गंदगी का एक सोर्स होते हैं। वेजिटेबल्स जो बाज़ारों से आती है, नाले के किनारे हो रही होती हैं या स्टोर्स में पड़ी होती है, मंडियों में खुले में पड़ी रहती है, वो सब गंदगी से ग्रसित होती हैं। उन्हें घर में लाके स्वच्छ बहते हुए पानी से पोटेशियम परमैंगनेट डाल के अच्छी तरह वॉश करके उनका फिर इस्तेमाल करना चाहिए।
तो प्रदूषण इस समय इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। बचाव के तरीके मैंने बता दिए। अब इनसे उत्पन्न बीमारियां, डायरिया, उल्टी, दस्त, पेट दुखना, बुखार आना, एक तो ये, दूसरा पीलिया, तीसरा टाइफाइड। ये 3 बीमारियां मुख्यतः इस सीज़न में देखने को मिलती हैं जो पानी के और खान पीन के इन्फेक्शन से होती है। तो डायरिया के बारे में ये है कि जब दस्त लग जाए, उल्टी होने लगे, तो इलाज, इसका सर्वप्रथम इलाज ये है कि पानी की कमी को दूर करें। यदि सिर्फ दस्त लग रहे हैं तो हमें ढेर पानी पीना चाहिए और सादा पानी ना पी करके हमें नमक, नींबू, चीनी का शरबत या ORS अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, सो दैट हमारा यूरिन बनता रहे और यूरिन अच्छा आता रहे। इसके पश्चात ही अपना डॉक्टर की तरफ जाएं, इलाज शुरू करें। लेकिन यदि जब हमें दस्त लग रहे हैं, हम सभी कुछ बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, टैबलेट्स लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम तक, रात तक दस्त बंद हो जाएंगे, बंद होते नहीं हैं। 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति को इतने दस्त लग जाते हैं, वो अगले दिन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हमारे पास आता है, पेशाब नहीं आ रहा होता है, ब्लड प्रेशर बहुत गिर चुका होता है। ऐसे मरीज का इलाज मुश्किल होता है, खर्चीला होता है और जान जाने का खतरा भी रहता है। स्पेशली बच्चों में ये बहुत जल्दी आ जाता है और बुज़ुर्गों में ये स्थिति बहुत जल्दी निर्मित होती है। तो ध्यान रखें, यदि बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को दस्त लग रहे हैं तो उसका उपचार, प्राथमिक उपचार घर पे शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद उसे चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो ये दस्त के बारे में हुआ। पीलिया इन दिनों सबसे ज़्यादा होता है। पीलिया का लक्षण बड़ा साफ सुथरा है। 1-2 दिन बुखार आता है, मामूली सा पेट दुखता है, भूख नहीं लगती है, पेशाब पीला होने लगता है, आंखें पीली होने लगती हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं। ये क्लासिकल लक्षण है। कभी कभी सर्वप्रथम लक्षण खुजली होती है, शरीर में बहुत खुजली होती है। 1-2 दिन खुजली का घरेलू उपचार करने के बाद लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ वो पता लगाता है भाई ये तो चमड़ी की बीमारी नहीं, आपको पीलिया हो रहा है। बट ज़्यादातर पेशेंट्स बुखार, उल्टी, भूख न लगना, कमज़ोरी ये लेकर के आते हैं। पीलिया का उपचार साधारण है, ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर लोग। 100 में से 99 ठीक होते हैं। 1% लोग बड़े सीवियर फॉर्म ऑफ पीलिया में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो अर्ली उपचार करने से ये स्थिति ना आए, ऐसा करना चाहिए। और टाइफाइड, जो पानी जनित इन्फेक्शंस हैं, उसमें टाइफाइड बहुत कॉमन है। इसमें तेज़ बुखार आता है, 2-4 दिन तक साधारण बुखार की दवाइयाँ लेने के बावजूद भी बुखार बहुत तेज़ 102, 103, 104 बुखार बना रहता है। ऐसे में तुरंत चिकित्सा मिलनी चाहिए। जो ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड कल्चर, विडाल वगैरह सब करा के कंफर्म करके इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। इसके बचाव के कुछ वैक्सीन्स भी आते हैं। मेरे ख्याल से गर्मी का सीज़न शुरू होने से पहले वैक्सीन्स भी लेना चाहिए। पीलिया के भी वैक्सीन्स आते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीलिया के वैक्सीन्स हैं। हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है। जो वैक्सीन्स लगवा सकते हैं वो लगवा लें। ऑल्दो हेपेटाइटिस B का इस पीलिया से कोई संबंध नहीं होता, बट फिर भी इसके ज़रिए मैं सब लोगों को सलाह देना चाहूँगा, देश का प्रत्येक व्यक्ति को हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये एक बचाने वाली बीमारी है, बच जाने वाली बीमारी है, और इसको पीड़ित होने के बाद इसमें इलाज मुश्किल है, खर्चीला है और इसमें जान का खतरा भी रहता है। पेट दर्द की बहुत वजह होती है, बहुत ज़्यादा, अनगिनत। बट सबसे कॉमन जो पेट दर्द होते हैं वो होते हैं पथरियों के, आंतों के चिपक के रुक जाने के, किसी अपेंडिक्स जैसे अंग का परफोरेशन होने से, पेट में छाले होने से, पेट में छाले का परफोरेशन होने से, इन चीज़ों से पेट रोग होते हैं। पेट दर्द होते हैं, पर प्रैक्टिस में ये देखा जाता है ज़्यादातर पेट दर्द बीमारियों के कम होते हैं, अनियमितताओं से, हमारी खान पीन की शैली, हमारे शौच जाने की शैली, हमारे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड पेन ज़्यादा होते हैं। तो सलाह यही है कि पेट को क्लियर रखने के लिए फल, सलाद, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, और 1-2 दिन पेट दर्द की साधारण दवा से रिलीफ ना होने पर स्पेशलिस्ट से मिलें, जांचें कराएं। साधारण से लेके कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो पेट दर्द बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है किसी भी डॉक्टर के लिए इलाज करने के लिए, बट
उसको आसान बनाया जा सकता है यदि हम प्राइमरी अपने 1-2 टेस्ट करा के इस नतीजे पे तो पहुंचा जा सकता है ये गंभीर बीमारी नहीं है, फिर इलाज आसान हो जाता है। हाँ साहब, हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं कहते हुए कि साहब मेरा पेट दुख रहा है, ऐसा लगता है गोला खसक गया है, और हमने किसी को बुला करके गोला बिठवाया, उसने मसलवाया कुछ करके, शायद इस प्रकार की बीमारी हमारे साइंस में तो नहीं होती है, ऐसा कोई साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है। ये सारे पेट दर्द वो आम पेट दर्द ही होते हैं, लेकिन कुछ करने से मरीज को रिलीफ मिलता है, मोस्ट लाइकली वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, उसका ट्रू रिलीफ तो नहीं है। तो गोला खसकने जैसी कोई बीमारी नहीं होती, कृपया एक गंभीर बीमारी को कहीं गोला खसकने से ना कंफ्यूज कर बैठे। ये अंग के अंदर इन अंगों में रिजर्व बहुत होता है, जब तक ये अच्छे खासे डैमेज नहीं हो जाते हैं तब तक इनके लक्षण आते ही नहीं हैं। इसलिए यदि हम आज हेल्दी बैठे हुए हैं तो ये एज्यूम करते हैं कि हमारे सारे अंग नॉर्मल हैं, लेकिन सलाह ये दी जाती है टाइम टू टाइम हम लोगों को अपने बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, सो दैट हम अर्ली बीमारी का पता कर सकें। सो इसमें लेट बीमारी इसीलिए पता लगती है इन अंगों में रिजर्व बहुत है, तो सचेत रहें। हार्ट की धमनियों में रिजर्व कम है, जल्दी पता लग जाती है, लेकिन लिवर और किडनियों में बहुत रिजर्व होने से ये काफ़ी लेट पता लगती है। सब घर में खाओ, सबसे बड़ी बात तो ये है, घर के बाहर खाना अवॉइड करो। जो भी अपने वेजिटेबल्स हैं, मसाले हैं, ऑयल्स हैं, बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करो। और बाज़ारों में भी जब खाना पड़ी जाए मजबूरी में या थोड़ा शौकिया, विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें, जो कुदरत ने नेचुरल चीज़ें दी हैं उसमें खराबी की संभावना कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी है, चपाती है, राइस है, दाल है, इनमें खराबी की संभावना कम होती है। बट जब कोई चीज़ 4 चीज़ें मिला के कुक की जाती हैं उसमें कंटेमिनेशन और खराबी की संभावना ज़्यादा होती है। पहली बात तो यही कि भाई बाहर का खाना जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। देखो, पानी के 2 सोर्सेज हैं हमारे यहाँ। एक नर्मदा का सोर्स है जो एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नर्मदा सप्लाई नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सप्लाई इनएडिक्वेट है, कम पड़ता है लोगों को पानी, तो उनको बोरिंग का सहारा लेना पड़ता है। बोरिंग का पानी नो डाउट स्वच्छ होता है, लेकिन जैसा आपने बताया कि उसमें हार्डनेस बहुत होती है। उस हार्डनेस को दूर करने का सबसे उत्तम तरीका तो आरओ है। आरओ लगाएं। आजकल आरओ लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, महंगा काम नहीं है, लेकिन आरओ से हमारी वाटर की डेंसिटी भी कम हो जाती है और प्यूरिफिकेशन भी अच्छा होता है। और जो सबसे एज ओल्ड तरीका है पानी को यूज़ करने का, वो हर घर में उपलब्ध है। पानी को बॉईल करो, ठंडा करो और यूज़ करो। बोरिंग के पानी से हार्डनेस ऑफ वाटर ऐसा कोई बीमारी, मतलब ऐसी कोई मेजर बीमारी नहीं कराता है, तो हमें बीमारियों से नहीं डरना चाहिए उसकी, बट वो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, या पाचन शक्ति में कोई असर पड़ता है? पाचन शक्ति में नहीं फ़र्क पड़ता। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, पाचन शक्ति में चाहे आप लो TDS का पानी यूज़ करो, हाई TDS का पानी यूज़ करो, पाचन शक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन्ड ईटिंग हैबिट्स, यानी बिल्कुल तरीके से खाना खाना, प्रॉपर खाना खाना, मोशन लैट्रिन का सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना, उसके लिए सलाद, फल, हरी सब्जियों का प्रयोग करना, 6 से 8 घंटे की स्लीप लेना और 15, 20, 25 मिनट या आधा घंटा नियमित एक्सरसाइज करना। पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और बाज़ारों में खाने या पीने से जहाँ तक हो सके बचें। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम की ये 5-6 मूल मंत्र हैं। तो ये थे डॉक्टर नीरज जैन, जिन्होंने पेट संबंधी बीमारियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी। यदि आप भी अपने संस्थान की किसी गतिविधि का प्रचार प्रसार मीडिया ब्रिज MB के जरिए करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।